हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। आज हमारा 19वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। इससे पहले 18 सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी और हर वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि यहाँ से आपकी थ्योरी भी रेडी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, वह क्या कहलाती है? पहला है आकलन कहलाती है, दूसरा है सामाजिकरण कहलाती है, तीसरा है नैतिकता कहलाती है, या चौथा है समायोजन कहलाती है। तो देखिए, ये तो क्लियर है क्वेश्चन में जो आप देख पा रहे हैं ना कि बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। सामाजिक व्यवहार आपके किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? आप यहीं से दिमाग लगा लीजिए। जो सामाजिक व्यवहार होते हैं वो हमारे समाज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि देखिए हमें समाज में जाकर किस तरीके का बिहेवियर करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये चीज़ें हम समाज से ही सीखते हैं। एक व्यक्ति है जो कभी समाज में नहीं जाता है, एकदम अकेले में रहना पसंद करता है, एकांत होता है, उसको देख लीजिए। और वहीं अगर दूसरे बच्चे की बात करें जो बहुत ज़्यादा समाज में जाता है, सोशल होता है, तो किसके अंदर समाज के ज़्यादा गुण होंगे? आप खुद बताइए। सामाजिक व्यवहार किस बच्चे का ज़्यादा अच्छा होगा? उसी बच्चे का अच्छा होगा जो कि समाज में रहता है, समाज में जाता है, उठता है, बैठता है, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है बच्चा और उसके साथ अनुकूलन भी करता है, यानी कि खुद को उसमें ढाल लेता है उसी समाज में। उसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब सोशलाइजेशन से एक चीज़ मुझे याद आई है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप जानती हैं मैं यहाँ से कनेक्ट करके आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ ही आपके रेडी करवा दूंगी, जो कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए मैंने भी सीटेट के दोनों पेपर दिए हैं, मेरे क्वालिफाई हैं, उसी बेसिस पर मैं आप लोगों की भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी करवा रही हूँ। तो देखिए सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण से एक क्वेश्चन सीटेट का बड़ा फेवरेट है, ध्यान रखेंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो आता भी होगा कि सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, जो परिवार है, आपकी फैमिली है, वो बच्चे के सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी है? तो आप ध्यान रखेंगे बच्चे के सोशलाइजेशन की प्राथमिक एजेंसी होती है फैमिली। कहने का मतलब है बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो उसकी फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो सामाजिकरण होता है बच्चे का वो स्कूल में जाकर होता है। ये लगता है स्कूल में तो होता है, लेकिन सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? वहाँ पर ऑप्शन होगा विद्यालय और परिवार भी दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है परिवार प्राथमिक एजेंसी और विद्यालय फिर आपकी द्वितीयक एजेंसी में आता है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन ऊपर मैंने छोड़ दिया है, यस ये है, चलिए अब इसको कर लेते हैं हम। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि देखिए एक प्रतिभावान बालक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गिफ्टेड बच्चा है, उसकी पहचान आप अवलोकन द्वारा नहीं कर सकते, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला है अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, जी हाँ अवलोकन क्या है? एक व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है जिसमें हर व्यक्ति का अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है। थर्ड है अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, जी हाँ जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, जो प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, वो विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। एक जो गिफ्टेड बच्चा है उसकी पहचान हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा, जब कोई बालक अपना स्वमूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीट होकर के आया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप खुद बताइए, एंड यस हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद, ताकि मुझे पता चल सके कि जो प्रीवियस मैंने वीडियोस करवाई हैं उसके थ्रू आप मार्क्स गेन कर पा रहे हैं या फिर नहीं, मार्क्स इंक्रीज कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, मुझे आइडिया आएगा उससे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको थियोरी की क्लासेस की लिंक भी दी हुई हैं, साथ में टैग वर्ड्स की लिंक भी दी हैं,
टैग वर्ड्स यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इनके बारे में जानते हैं कि ये टैग वर्ड क्या होते हैं, बट काफ़ी सारे नहीं भी जानते होंगे जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे इस बार, है ना। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ से आपको पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड समझ में आएंगे, वो भी सारे सब्जेक्ट के। पूरे यूट्यूब में आप उठाकर देख लीजिए फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपको हर सब्जेक्ट के सेपरेट टैग वर्ड नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ मैंने ही करवाए हैं और प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। पिछली बार जनवरी 2024 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी आया था कि मैम टैग वर्ड देख करके हमने अपना स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था, क्योंकि वो एक ट्रिक है, साइंटिफिक ट्रिक है सॉल्व करने की। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मैंने करवाए हैं, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक बच्चा है जो कि अपना मूल्यांकन खुद कर रहा है और साथ ही साथ अपने सहपाठियों का मूल्यांकन भी कर रहा है, यानी कि अपना तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो उसके क्लासमेट्स हैं, उसके फ्रेंड हैं क्लास में, उनका भी मूल्यांकन कर रहा है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? पहला है सतत मूल्यांकन, दूसरा है व्यापक मूल्यांकन, तीसरा है संकलित मूल्यांकन, चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूल्यांकन है ना, ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होता है, ये जो इस प्रकार का असेसमेंट होता है, ये क्लासरूम में बहुत बार किया जा सकता है। जैसे असेसमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, आपने भी देखा होगा। एक एफए होते हैं जो कि साल में 4 बार होते हैं, इन्हीं को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। और एक होता है ऐसे, जिसे हम सम्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। सम्मेटिव मूल्यांकन यानी कि यहाँ पर संकलित मूल्यांकन, ठीक है, हिंदी में संकलित मूल्यांकन। तो जो ऐसे होता है हमारा सम्मेटिव मूल्यांकन, वो साल में सिर्फ 2 बार होता है, यानी कि आपकी जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम आते हैं वो ऐसे के अंदर आते हैं, और साल में 4 बार आपके एफए करवाए जाते हैं, वो रचनात्मक मूल्यांकन है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो एक साल में 4 बार क्यों करवाया जा रहा है? वो इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि बीच बीच में बच्चों ने कितना समझा है, उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, उसने कितना अचीव करा है, सारी चीज़ें पता लग सकें, ठीक है। यानी कि आप कभी कभी क्या होता है ना कि चैप्टर के दौरान भी जो है शिक्षक बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसी टाइम उसका मूल्यांकन करने के लिए वो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, ये भी रचनात्मक मूल्यांकन में आता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे ने कितना सीखा है, कहाँ पर उसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं। वहीं अगर हम संकलित मूल्यांकन की बात करें ऐसे की, तो इसमें सिर्फ बच्चों को रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं, यानी कि रिजल्ट दिए जाते हैं। जैसे हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, रिजल्ट दे दिया, ईयरली एग्जाम हुआ, रिजल्ट दे दिया। अब रिजल्ट में क्या होगा, या तो बच्चा पास होगा या तो फेल होगा, वहाँ पर फिर बच्चे के ऊपर काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ रिपोर्ट कार्ड दे दिया। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन बेस्ट होता है, यहाँ पर बच्चे ने कितना अचीव किया है, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ तक उसका दिमाग चल रहा है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। ताकि इससे क्या होता है ना, बच्चे को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसका रीज़न भी टीचर को पता चल जाता है, और उसके थ्रू टीचर अपनी टीचिंग मेथड भी चेंज करेगा, उस मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा जिससे बच्चों को समझ में आता है। तो ये सब आपका रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर आता है। और आप ध्यान रखेंगे, जब कोई बालक अपना मूल्यांकन कर रहा है साथ ही साथ सहपाठियों का भी कर रहा है, तो उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन ही कहेंगे, ठीक हो गया। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, यही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंदर ही ये आता है रचनात्मक मूल्यांकन और ये संकलित मूल्यांकन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, लक्ष्मी क्षेत्र भ्रमण पर गई, आप इस तरीके से समझिए कि वो पिकनिक पर गई बच्चों को ले जाकर, और बच्चों के साथ जब वो वापस आई पिकनिक से, तो पिकनिक में उन्होंने जो भी देखा, यानी कि भ्रमण करने जहाँ भी गए थे, जिस भी स्थान पर गए थे, वहाँ की चर्चा की जा रही है। तो शिक्षक क्या कर रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है सीखने का आकलन कर रही है, सीखने के लिए आकलन कर रही है, आकलन के लिए सीखना है, या आकलन का सीखना है। अब देखिए यहाँ पर ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि भाई ये क्या है, सीखने का आकलन क्या है, सीखने के लिए आकलन क्या है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में इनको एक एक करके समझा देती हूँ। तो चलिए इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आकलन है ना, ये 4 प्रकार से होता है, इन्हें आप नोट भी कर लीजिए। वैसे थ्योरी की क्लासेस में मैंने करवाया भी है, और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं, क्योंकि CDP के हैंड रिटन पेड नोट्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी करे हैं,
जो कि बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट अपने नोट्स खोल करके देखिएगा, वहाँ पर आपको एज इट इज़ दिखेगा, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए असेसमेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीखने के लिए आकलन, नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए। सीखने के लिए आकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा होता है सीखने का आकलन, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन में आपको दिए हैं। तीसरा होता है सीखने के रूप में आकलन, वो भी नोट कर लीजिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है बट आगे आपको दिखेगा। एंड चौथा होता है असेसमेंट इन लर्निंग, सीखने में आकलन, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला सीखने के लिए आकलन की बात करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे सीखने का आकलन। तीसरा हम बात करेंगे सीखने के रूप में आकलन। चलिए वन बाय वन ही हम समझ लेते हैं, बहुत ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो आपको। पहला है सीखने के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सीखने के लिए आकलन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अभी बच्चे को आगे और सीखना है और आगे वो और अच्छा सीख सके, उसके लिए उसका आकलन किया जा रहा है। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सिंपली याद रखना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है हमारा सीखने के लिए आकलन। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि सिखाने के दौरान बच्चे का बार बार मूल्यांकन किया जा रहा है। जैसे टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा रहे हैं, ताकि बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो टीचर उसको बच्चों को बताएं और बच्चे फिर उस चीज़ को सीख लें। तो सीखने के लिए आकलन यानी कि बच्चों को और सीखना है, तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं अब सीखने का आकलन, ठीक है। सीखने का आकलन या फिर इसको सीखने के बाद आकलन भी कहते हैं, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है सीखने का आकलन। इसको हम सीखने के बाद आकलन भी कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि ये क्लियर है, बच्चे ने सीख लिया है, उसके बाद लास्ट में उसका आकलन हो रहा है, जिसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया समेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक मूल्यांकन हिंदी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे ने सीख लिया है और सीखे हुए का मूल्यांकन किया जा रहा है। यानी कि जैसे लास्ट में आपके ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं ना, बस बच्चे ने सीख लिया, फिर उसका रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा, क्योंकि ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पास फेल डिसाइड हो जाता है। उसके बाद आप ये नहीं कर सकते कि अरे रिजल्ट में बच्चा फेल हो गया है, इतने कम मार्क्स आ गए, चलो ये मार्क्स बढ़ा दें, ऐसा आप फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है सीखने के बाद आकलन, यानी कि सब कुछ बच्चे ने सीख लिया और फिर लास्ट में, अंत में, जब उसको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तब आप आकलन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, यानी कि सीखने के बाद आकलन या फिर सीखने का आकलन। ठीक हो गया। चलिए अब हम थर्ड समझते हैं, जो कि आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन अदर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, ठीक है। तीसरा है आपका सीखने के रूप में आकलन। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं वो नोट्स में देखिए, जिन्होंने नहीं लिए हैं वो ऐसे समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तीसरा होता है आपका सीखने के रूप में आकलन या फिर इसको सीखने के साथ आकलन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये है फ्रेंड्स सेल्फ असेसमेंट, यानी कि इसमें बच्चा खुद से अपना असेसमेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। ध्यान रखेंगे, अभी तक जो मैंने आपको एफए और ऐसे करवाए वो टीचर के द्वारा किए जाते हैं बच्चों का आकलन, लेकिन ये वाला सीखने के रूप में आकलन या सीखने के साथ आकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, वो बच्चा खुद ही करता है अपना असेसमेंट, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। नोट कर लिया होगा। लास्ट जो असेसमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट है सीखने में आकलन। सीखने में आकलन यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि एक क्लासरूम में समान आयु वर्ग के बच्चे जब आपस में एक दूसरे का आकलन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट इन लर्निंग। समझे? एक बार और बता देती हूँ, जब किसी क्लासरूम में कह सकते हैं या फिर आप क्लासरूम के बाहर भी समान आयु वर्ग के बच्चे अगर एक दूसरे का आकलन करते हैं खुद ही, तो उसको हम कहते हैं सीखने में आकलन यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, आप लोग समझ भी गए हैं। चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए टीचर ने क्या किया, पहले बच्चों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर वो गई, बच्चों ने भ्रमण किया, उसके बाद भ्रमण से आने के बाद उसकी चर्चा की जा रही है। तो टीचर क्या कर रही है, सीखने का आकलन कर रही है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कैसे कर रही हैं अभी मैंने आपको बताया था। सीखने का आकलन यानी कि बच्चों ने सीख लिया है
यानी कि भ्रमण वो कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो भ्रमण किया है लास्ट में उसका डिस्कशन हो रहा है, यानी कि जैसे बच्चों ने पूरी प्रोसेस कर ली, पूरा साल भर पढ़ लिया, अब बच्चों का एनुअल एग्जाम हो रहा है और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रेडी हो रहा है, उससे कनेक्ट कीजिए। बच्चे क्षेत्र भ्रमण करके आ गए हैं और भ्रमण करने के बाद जहाँ वो घूमे थे उसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से जाएंगे, अगर कुछ देखना उनसे वो भूल गए, छूट गया है भ्रमण करते हुए कुछ देखना, ऐसा नहीं है कि अब वो दोबारा जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो फिर वो सीखने के लिए आकलन हो जाता। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन, यानी कि बच्चों ने सीख लिया है, अब उसका आकलन कर रही है टीचर। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसको कहा जाता है? अब आप लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया होगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है सीटेट में। देखिए, जो कम पूछे गए वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ हमेशा। तो जो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण होता है ना, वो होता है आपका बाल्यावस्था की स्टेज में, यानी कि चाइल्डहुड की स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के मन में बहुत सारे द्वंद्व पैदा होते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? पहला है अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, दूसरा है समावेशन एवं समायोजन, तीसरा है परिपक्वता एवं अनुभव, और चौथा है सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। तो आपको बताना है। अब आप ध्यान दीजिए, एक बार सोचिए, मैंने आपको जो जीन पियाजे की थियरी करवाई थी ना, जो इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्कीमा। याद आया? याद कीजिए, स्कीमा। तो उसी स्कीमा के अंदर मैंने आपको समावेशन और समायोजन वाली चीज़ें भी बताई थी, और वो जीन पियाजे से ही कनेक्ट थी। याद कीजिए। चलिए, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि ये समावेशन क्या होता है और समायोजन क्या होता है। देखिए, समावेश मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ सीखी और उसको अपने दिमाग में ऐड कर लिया, सारी चीज़ें आपके दिमाग से हो रही हैं, और मैंने आपको बताया था जो स्कीमा होता है वो आपके दिमाग से कनेक्टेड होता है। जितनी भी चीज़ें आप याद करते हैं या किसी चीज़ का अपने दिमाग में मैप बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो रही हैं, और उस दिमाग में जो आप नॉलेज अपनी फिट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन भरते हैं अपने दिमाग में, उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको पहले भी बताया। अब समावेशन मतलब होता है जब आप अपनी स्कीमा में, यानी कि अपने दिमाग में कुछ नई चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं, वो होता है समावेशन। वहीं पर समायोजन क्या होता है? अगर आपने समावेशन में कोई चीज़ अपने दिमाग में ऐड करी है और वो गलत हो गई है, तो फिर समायोजन के थ्रू उस ऐड करी चीज़ को आप सही कर देते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बच्ची है, वो अपने पापा के साथ कहीं घूमने जा रही है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसको पता नहीं है कि कैट क्या होती है, डॉग क्या होता है, बस वो जा रही है, तो जाते जाते उसने देखा कैट को। अब उसको पता नहीं है कि ये कैट है, तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा ये देखिए, ये क्या है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो पापा बोलते हैं कि बेटा ये कैट होती है, इसे हम कैट कहते हैं, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, 1 पूँछ है। तो बच्ची ने क्या किया, वो चीज़ समझ ली कि अच्छा ये कैट है, तो उसने क्या किया, समावेश कर लिया, उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया कि अच्छा जिस जानवर के 2 हाथ 2 पैर 1 पूँछ होती है उसे कैट कहते हैं। ये हो गया कि एक इन्फॉर्मेशन को उसने अपने दिमाग में ऐड कर लिया। दूसरा, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, घूमने जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ कि उसने एक डॉग को देखा। अब उसे ये नहीं पता कि ये डॉग है, तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा ये देखो, ये एक और कैट दिख गई हमको यहाँ पर। तो पापा कहते हैं कि बेटा ये कैट नहीं है, इसको डॉग बोलते हैं। अब जैसे ही पापा ने ये बोला तो बच्ची के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गई, डिसबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि पहले तो उसे बताया था कि बेटा जिसके 2 हाथ 2 पैर 1 पूँछ होती है उसे कैट कहते हैं, अब पापा आप बोल रहे हैं कि ये डॉग है। तो फिर कैट और डॉग के बीच में जो डिफरेंस है उसका कॉन्सेप्ट वो अपनी बच्ची को बताते हैं कि देखो, कैट हाइट में छोटी होती है, कैट की मूछें होती हैं, डॉग की ऐसी मूछें आपको नहीं दिखेंगी, कैट म्याऊं की आवाज़ निकालती है, डॉग इस तरीके से आवाज़ निकालता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है पापा अपनी बेटी को समझाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, बेटी ने क्या किया, फिर अपने दिमाग में समायोजन किया। समायोजन क्या किया, जो पहले उसने समावेश किया था कैट का कॉन्सेप्ट, उसको सही करा, और सही करके कैट के साथ साथ डॉग का कॉन्सेप्ट भी उसने अपने दिमाग में बिठा लिया। फिर उसको समझ आ गया कि कैट अलग होती है और डॉग अलग होता है। तो यही होता है समावेश करना, पहले नई चीज़ को सीखना, और समायोजन करना मतलब नई जो चीज़ सीखी है अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उस चीज़ को सुधार लेना। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे, संशोधन कर लेना।
ये तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, तो यही चीज़ इसमें हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीन पियाजे ने विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। इससे क्या होता है, विकासात्मक बदलाव होते हैं, ठीक है, समावेशन और समायोजन से। अब इसका आंसर तो आप वैसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो समावेशन और समायोजन है इसकी बात करते हैं जीन पियाजे, लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक संप्रेषण आप देख रहे हैं इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। पियाजे नहीं करते हैं संप्रेषण की बात, ठीक है। और अगर आप थर्ड वाला देखें तो अनुभव वाला भी ज़्यादातर वाइगोत्स्की में ही आपको मिलेगा, और फोर्थ में भी देखिए सामाजिक संप्रेषण है और इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, फिर कल से नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि इतना डीपली ना जाएं, क्योंकि मैं आपको ना चाह रही हूँ कि साथ ही साथ आप थियोरी भी यहाँ से कवर कर लें। वैसे तो थियोरी मैंने आपको करवाई भी है इसी तरीके से डिटेल में, आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं देखा है तो यहाँ से भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है। बुद्धि परीक्षण के वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण की बात करी है। पहला है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, दूसरा है आर्मी अल्फा टेस्ट, तीसरा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और चौथा है बिने साइमन परीक्षण। अब देखिए बुद्धि परीक्षण, आप बुद्धि का जो चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा, इसमें काफ़ी सारे परीक्षण दिए हुए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप एज इट इज़ याद रख लीजिएगा कि जो वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण होता है वो होता है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण से, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है अन्वेषण का सिद्धांत, देखिए कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। पहला है अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर, दूसरा है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल, तीसरा है प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कर्ट लेविन और चौथा है अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एल हल। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो अनुकरण का सिद्धांत है ये ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे NEP 2020 से पूछा है, और NEP 2020 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में क्या चीज़ शामिल नहीं है। पहला है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, ये तो रखा है। थर्ड है इस नीति के निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का प्रमुख योगदान है। बिल्कुल स्टार्टिंग तो इनसे ही हुई थी, के कस्तूरी रंगन, आप याद करिए, मैंने आपको थियोरी भी करवाई थी। लास्ट है इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। MHRD से बदल करके क्या रख दिया, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा है और ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। पहला है ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, दूसरा है लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, दृष्टि क्षति। अब कल की वीडियो जब मैंने स्टार्ट करी थी, यानी कि 18वां जो हमने प्रैक्टिस सेट कल करा था, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो ये वाला बताया था, अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है। यानी कि जब बच्चा जो है ज़्यादा देर तक कहीं पर अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता, अवधान की कमी होती है, तो उसी को हम ये कहते हैं। तो देखिए कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण होती है। तो यही यहाँ पर चुनौतियों का कारण होती है, ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है। और एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, ऑटिज्म, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑटिज्म हो गया और ADHD हो गया, इन्हें तो आप दिमाग में बिठा लीजिए। ADHD क्या हो गया, जब बच्चा किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे आप लोग भी नहीं कर पाते होंगे, होता है बहुत सारे लोगों के साथ, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ये टारगेट लेके कि हमको 5 घंटे तक पढ़ना है, लेकिन 1 घंटे बाद ही हम बोर होने लगते हैं। तो इस तरीके का होता है ADHD में। ऑटिज्म होता है जब बच्चा ज़्यादा सोशल नहीं होता है,
लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, समाज में जाना पसंद नहीं करता है, बस अकेले में ही रहता है और खुद के साथ ही वो रहता है, तो ये होता है ऑटिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा, पियाजे ने कहा, गार्डनर ने कहा, पावलव ने कहा। तो देखिए, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जहाँ भी लेव वाइगोत्स्की आपसे पूछा जाए, कुछ चीज़ें आपको और दिमाग में बिठा लेनी है। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और जहाँ भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया जा रहा है और ऑप्शन में वाइगोत्स्की हैं, तो आप सीधे सीधे वाइगोत्स्की को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला है, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उनको एनकरेज करना है। ठीक है। दूसरा है, छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना है। जी नहीं, अगर बच्चों को कुछ भ्रांति है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो टीचर का ये काम नहीं है कि आप उनको नज़रअंदाज करेंगे, बल्कि उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। तीसरा है, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना है। ये तो बहुत ही बड़ा वाला नेगेटिव टैग वर्ड हो गया कि अगर बच्चों को कोई मिसकंसेप्शन है, यानी कि कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में गलत जानकारी है, तो उसको मजबूत नहीं करना है, बल्कि उस गलत जानकारी को सही करके उनको समझाना है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करना है। जी हाँ, यही बिल्कुल सही होगा। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इस पाठ शब्द को देख करके डर जाएंगे कि भाई ये पाठ क्या है। ये पाठ जो है ना, ये दिया है वाइगोत्स्की ने अपनी थियोरी में। अब याद कीजिए वाइगोत्स्की की थियोरी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये जो पाठ है, इसको हिंदी में एक और नाम देते हैं वो मचान, पाठ या मचान। और देखिए, सबसे बेस्ट होता है कि ये जो ऐसी फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, इनको आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, क्योंकि इंग्लिश में इनका एक ही नाम होता है हर जगह, और हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग मतलब वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ सीखने में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बच्चों को हेल्प करो सही चीज़ सिखाने में। जैसे एक बच्चा है, हम चलो सपोज़ करते हैं एक बच्चा है, उसको बाइक चलाना सीखना है। ठीक है, उसको बाइक चलानी नहीं आती है, बट उसका एक फ्रेंड है जिसको बाइक चलाना आता है, और फ्रेंड कहता है कि चलो मैं तुझे बाइक सिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ने क्या किया, उसको बाइक चलाना सिखाया। अब वो तब तक बाइक चलाना सिखाएगा उसको जब तक इसको बाइक चलाना आ नहीं जाता है। जैसे ही ये बाइक चलाने में एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो जो इसका दोस्त इसको बाइक चलाना सिखा रहा था, फिर वो बाइक चलाना इसको नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये तो परफेक्ट हो गया है, अब तो ये खुद ही चला ले रहा है ना। तो इस तरीके से इसने क्या करी, इसकी हेल्प करी बाइक सिखाने में। और ये कैसी हेल्प थी? ये थी आपकी टेम्पररी हेल्प, यानी कि कुछ टाइम के लिए दी जाने वाली हेल्प। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर उसके पीछे दौड़ेगा बाइक सिखाने के लिए, ऐसा तो नहीं करेगा। टेम्पररी हेल्प इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब तक वो उस चीज़ को सीख नहीं जाता है तब तक उसको सिखाएगा। जैसे ही उसने बाइक चलाना सीखा तो फिर ये उसको बाइक चलाना नहीं सिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिर खुद ही बाइक चलाने में एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से एजुकेशन में भी क्या करना है, टीचर ने अगर बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए बच्चों की हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि उनको पाठ प्रदान करेंगे, स्कैप फोल्डिंग देंगे। आई होप अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, अब देखिए टीचर क्या कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, और उस सब्जेक्ट का परिचय देते हुए स्टार्टिंग में टीचर ने बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। पहला है, छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं छात्रों से जिसकी छात्रों को नॉलेज ही नहीं है, जिसका कनेक्शन है ही नहीं छात्रों का कहीं से कहीं तक, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो मतलब काफ़ी दूर हो, उनके दिमाग में वो चीज़ आ ही नहीं सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे आप बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो चीज़ें बच्चों को या तो ऑलरेडी आती हों या फिर उनकी लाइफ से कनेक्टेड वो चीज़ें हों। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, पढ़ाई जाने वाले विषय से संबंधित ना हो थोड़ी होता है, विषय से संबंधित होना चाहिए ना, क्योंकि आप नए विषय का परिचय दे रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो उसी विषय से संबंधित तो पूछेंगे, तो ये ऑप्शन भी बाहर।
फोर्थ ऑप्शन है अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। जी हाँ, ये जो मैंने आपको अभी बोला ना कि बच्चों को जो विषय आप पढ़ाने वाले हैं उस विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ो, यानी कि जो छात्रों ने प्रीवियस नॉलेज ली है उस नॉलेज से नया सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, उस नॉलेज से नए सब्जेक्ट को ऐड करते हुए क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, वह क्या है? पहला है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, दूसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तीसरा है बाल विकास का सिद्धांत और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बालक की शक्ति का वह अंश, ठीक है, जो किसी काम में नहीं आ रहा है तो खेल के माध्यम से वो बाहर निकाल दिया जाता है, अतिरिक्त शक्ति का विकास होगा, ये सिद्धांत होगा। ये नाम से ही क्लियर है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पावर है, एक्स्ट्रा जो शक्ति है, उसी के सिद्धांत में ये चीज़ें होती हैं कि जो एक्स्ट्रा पावर है उसका जो अंश होगा जो किसी काम में नहीं आ रहा है तो खेल के माध्यम से उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत जाती है, पावर बहुत जाती है ना, तो वही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन और कारण से ये क्वेश्चन है, यानी कि असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा है। अभिकथन है बच्चे स्कूलों में एकेडमिक संप्रत्ययों के अतिरिक्त मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जी बिल्कुल सीखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को आचरण भी सिखाए जाते हैं, कुछ मूल्य सिखाए जाते हैं, समाज में क्या चीज़ें करनी है, डू और डोंट वाली चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। ठीक है, ये तो सही है। इसका तर्क है कि स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक और महत्वपूर्ण संस्था है। अब याद करो, सेकंड क्वेश्चन जो आया था यही आया था ना कि जो स्कूल है वो कौन सी एजेंसी है। मैंने आपको बताया था स्कूल बच्चे के सामाजिकरण की दूसरी एजेंसी होती है और प्राथमिक एजेंसी फैमिली होती है, परिवार होता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही तर्क है कि जो स्कूल होता है बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी होती है और वहाँ पर बच्चों को एकेडमिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ मूल्य भी सिखाए जाते हैं, कुछ नीतियाँ सिखाई जाती हैं, कुछ धारणाएँ भी सिखाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है बिल्कुल, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता भी दिया। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। तो आज की क्लास के क्वेश्चन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे आगे के क्वेश्चन कल के वीडियो में हम कर लेंगे। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हैं बहुत ही कम प्राइस पे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, देख लीजिए 9411179036। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट के साथ, और हम सारे ही सब्जेक्ट्स के करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CDP ही करने वाले हैं, तो CDP के कुछ और बच्चे हैं, जैसे वो कंप्लीट होते हैं हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।